हेलो दोस्तों, मैं शेखर शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रेनबो क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो, टॉप 20 सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको एसएससी के टॉप 20 प्रश्न करा रहा हूं जो कि सीपीयू, सीजीएल या एमटीएस, सीएचएसएल सबके लिए ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और भाई वीडियो पर लाइक थोड़े से कम आ रहे हैं, जितने व्यूज आ रहे हैं उसके हिसाब से लाइक कम है। अगर वीडियो बढ़िया से पसंद आ रही है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पुराने स्टूडेंटों से स्पेशल कहना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखेंगे पहला प्रश्न। अगर भी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इस टॉप 20 सीरीज को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। देखो पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न, पहला काम है आपको ये पता होना चाहिए किस चैप्टर का प्रश्न है। आपको स्पेशल बताया था सबसे पहला काम चैप्टर का पता होना जरूरी है। अगर मैं इसी में आपसे ये पूछूं कि इसका चैप्टर क्या है तो एक बात क्लियर है कि इसमें प्रश्न बना है एलसीएम एचसीएफ से। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर शब्द आता है छोटी से छोटी, इसका मतलब प्रश्न है एलसीएम से। ज्ञात करें जिसे 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, लेकिन संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, यानी कि 7 से भाग देने पर कोई भी संख्या शेष नहीं बचता है। अब देखो प्रश्न को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना था। उसने कहा कि किसी संख्या को अगर मैं 20 से भाग देता हूं तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 4। अगर 20 से भाग देने पर शेषफल 4 बचना चाहिए तो एक बात क्लियर है। देखो यहां अगर मैं 20 का भाग करता हूं तो संख्या पूरी कट जाएगी। अगर मैं यहां से भाग करने गया 20 का इसमें तो शेषफल बचेगा 2। यहां अगर मैं भाग करने गया तो शेषफल बचेगा 4। यहां मैं भाग करने गया तो शेषफल बचेगा 4। अब एक बार बताओ, उसने कहा था कि शेषफल 4 चाहिए, इसका मतलब सी आंसर भी नहीं हो सकता। भाई सी भी आंसर नहीं है। आते हैं अगले पे। अब इसमें एक नियम और लगाते हैं क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन बने, या तो ए आंसर है या डी आंसर है। अब इसमें एक नियम और लगाते हैं। मुझे आप एक छोटी सी बात बताएं कि जब मैं 18 का भाग करता हूं तो क्या 18 में एक संख्या 9 आएगी? और 9 से कटने का नियम है अंकों का योग 9 से कट जाए। अंकों का योग 9 से कट जाए। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहां 9 का भाग करता हूं तो 7 और 1 8 और 4 12, 12 में 9 का भाग करेंगे तो इसका मतलब शेष बचेगा 3। 8 और 1 9 कट गया, बचा क्या? 4। इसका मतलब डी ऑप्शन ही एक ऐसा है जिसमें शेषफल कितना है? 4 है। डी ऑप्शन में ही शेषफल कितना है? 4 है। एक तो तरीका इसका ये है जो मैंने आपको अभी बताया है। इसका देखो दूसरा तरीका, जो अगर बेसिक पे करना चाहते हैं कि बेसिक से किस तरीके से करना है उस बात पे भी आते हैं। देखो अगर इसे बेसिक से करना हो तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके कंपेयर करनी है। अगर पेपर में आए तो बेसिक से नहीं करना है, पेपर में आए तो जो तरीका मैंने आपको पहले बताया उससे करना। अगर प्रश्न कम समझ में आया है तो एलसीएम एचसीएफ को एक बार, अगर एलसीएम एचसीएम चैप्टर आपकी समझ में कम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं उस चैप्टर की भी वीडियो बना पाऊं। देखो अब इसका करने का तरीका क्या है उस बात पे आते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, जिसे 16, 18, 20 और 25 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, तो उसने कहा शेषफल बचता है 4। अगर शेषफल 4 है तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद 4 जोड़ देना है। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, 4 जोड़ देना है। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो सबसे बड़ी संख्या 25 है।
25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 5। 20 में एक नई संख्या मिलेगी आपको 4, 18 में एक संख्या मिलेगी 9, और 16 में दो संख्या बनेगी 4 गुणा 4। एक 4 पहले से लिखा हुआ है, एक 4 और लिख लिया। इसका मतलब 5 पंजे 25, 25 चौका 100 और 9 चौक 36। इसका मतलब संख्या बनी 3600। अब वो कह रहा है कि इस संख्या में देखो यहां क्या करना है, अपनी तरफ से एक राशि के मान लेनी है, और उसने कहा है कि शेषफल 4 बचता है, तो यहां 7 का भाग करो। 7 पंजे 35, बचेगा कितना 1, 10 हो जाएगा। 7 एकम 7, बचे कितने 3, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28। इसका मतलब यहां जो राशि बचेगी वो 2 बचेगी। आपको क्या करना है, जो भी यहां शेष बचता है मुझे वो लेके चलना है। भाई 2 शेष बचा, इसका मतलब 4 जोड़ने पर संख्या किससे विभक्त हो जानी चाहिए, 7 से। अब एक बार बताओ कि यहां के की जगह में कितनी वैल्यू रखूं ताकि 4 जोड़ने के बाद संख्या 7 से कट जाए। तो आपने कहा 5 रख दो, क्योंकि 2 पंजे 10। भाई के की वैल्यू 5 रखने पे 2 पंजे 10 और 10 और 4 14। इसका मतलब के की वैल्यू बनी 5। इसका मतलब हमारा एलसीएम जो बनेगा वो आएगा 3600 गुणा 5 प्लस 4, और 3600 में गुणा 5 की करेंगे तो बन गया 18000, क्योंकि 36 पंजे 180 प्लस 4, तो संख्या बन गई 18004। 18004 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका आंसर है। पहला काम एलसीएम लेना है, उसके बाद उसके जब भी शेषफल के लिए बात करें और इससे विभक्त हो जाए तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से कोई राशि मान लेनी है, ठीक है ना, जिसे आप एक्स वाई जेड के कुछ भी रख सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में कंपेयर कर लेनी है। तो के की वैल्यू आपने क्या रखी है, यहां के की वैल्यू आप 5 लेके चले हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। तो क्या कह रहे हैं, एक शहर में 25% पुरुष विवाहित हैं तथा 45% महिला विवाहित हैं। यदि एक पुरुष एक ही महिला से शादी करता है तो कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं। इसका मतलब विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। आप एक बार बताएं, अगर मैं यहां से ये देख रहा हूं पुरुष कितने हैं, तो मैं ये लेके चलता हूं 100 पुरुष हैं, जिसमें से विवाहित पुरुष कितने हैं, तो उसने कहा 25% पुरुष विवाहित हैं। प्रतिशत लिया है इसीलिए मैं इसे 100 लेके चला हूं। 45% महिला विवाहित है, तो मैं यहां महिला लिखे दे रहा हूं। विवाहित महिला कितनी है, तो 45%, ये 100 है। अब देखो सारी संख्या 5 से कट रही है, तो आप काट देंगे 5 से, सभी को काटना है। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 20, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 से यहां काट के लाएंगे 5 नाम 45 और 5 दूनी 10। अब एक बार बताओ कि जितनी महिलाओं का विवाह हुआ है वो उतने ही पुरुष के साथ हुआ है। इसका मतलब विवाहित संख्या बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया है, इस वाले 9 की गुणा तो कर दी मैंने यहां ले जाके, और इस वाले 5 की गुणा कर दी मैंने यहां ले जाके, ताकि मैं इन्हें बराबर कर पाऊं, जब देखो 9 की गुणा यहां होगी, 9 दूनी 18, 180 तो बन गया ये, 9 पंजे 45 बन गया ये। जब इस 5 की यहां होगी तो 9 पंजे 45 बन गया ये, और 5 दूनी 10, 100 बन गया ये। अब एक बार बताओ कितनी जनसंख्या, भाई 45 पुरुष का विवाह 45 महिलाओं के साथ हुआ, तो कितनी जनसंख्या विवाहित हो गई, तो आप ये कह रहे हैं 90 विवाहित हैं। भाई 45 दूनी 90, कितने में से, तो 180 तो ये हैं और 100 ये हैं, कितने में से 280 में से, और गुणा 100। इस वाली जीरो से तो ये जीरो हो गई। 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 25 बार, और 25 निम्मा 225 बटे 7, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, भाई 7 तिया 21, बचा कितना, एक बचेगा 15 होगा, 7 दूनी 32 दशमलव को 4 होगा, 32.14। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया है। करना कुछ नहीं था, महिला और पुरुष बराबर करने थे विवाहित जनसंख्या का, और आगे कंपेयर कर देनी थी बस। अगला देखेंगे प्रश्न। एक इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है
इसका मतलब प्रश्न बना है समय कार्य से। प्रश्न किस चैप्टर से है? समय कार्य से। कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। मैं लिख सकता हूं ए किसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में। बी ए से 60% ज्यादा सक्षम है। अब एक बार बताओ कि बी ए से 60% ज्यादा सक्षम है। अगर बी 60% ज्यादा है तो इसका मतलब ये 160 रहेगा, ये 100 रहेगा। संख्या 20 से कटेंगी 8 बार और 20 से कटेंगी कितनी बार? 5 बार। 20 से वो 8 बार और वो 5 बार। अब मुझे क्या करना है? पूरा कार्य निकालना है। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि कार्य क्षमता दी हो तो पूरा कार्य निकालने के लिए बताओ ए ने 12 दिन लिए और ए की क्षमता कितनी है? तो ए की क्षमता कितनी है? तो ए की क्षमता है 5। तो ये पूरा कार्य आ गया कितना? 12 पंजे 60। पूछ क्या रहा है? उसने कहा तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? जब ए और बी मिलकर कम करने आएंगे काम तो ये इनकी एफिशिएंसी तो है भाई, ये इनकी क्षमता है। और अगर ये इनकी क्षमता है तो दोनों की क्षमता कितनी? 13। तो उत्तर आएगा 60/13। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आ गया, जो क्या है आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है आपका आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगर कोई प्रश्न कम समझ में आता है तो कमेंट में जरूर लिखें भाई। देखेंगे अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न इंपोर्टेंट है, बढ़िया प्रश्न है। एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य है, यानी कि आपको एमआरपी दे दिया है कितना? अंकित मूल्य है कितना? 10,550। ठीक है, दुकानदार इस पर 18% का डिस्काउंट यानी कि बट्टा देता है, ऑफर करता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? जब 18% का बट्टा दे देगा वो तो वैल्यू बचेगी कितनी? 82%। बट्टे में क्या आ गया? 100। इस वाली जीरो से ये जीरो गई, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 एकम 2, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 5 एकम 5। इसका मतलब संख्या बनी कितनी? 211 गुणा 41। 41 एकम 41 का एक हासिल के लिए कितने बने भाई? 41 एकम 41 हासिल के लिए बने 4। अब आपको देखना क्या है कि लास्ट में एक आना चाहिए। 41 एकम 41 और 4 45, मतलब बाद में 51 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आ गया, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आ गया। देखो जितनी कैलकुलेशन आप कम करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर है। अगर इकाई अंक से होता है वो लगाओ, विभक्ति के नियम से होता है तो आप वो लगाओ। देखेंगे पांचवा प्रश्न। देख रहे हैं, एक ही दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 2 ट्रेन। अब देखो 2 ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं, तो प्रश्न किस चैप्टर से? रेलगाड़ी से। प्रश्न किस चैप्टर से है? रेलगाड़ी से, यानी कि ट्रेन से प्रश्न आया है। अब एक बार बताओ, एक की चाल तो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। दोनों ट्रेन 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर हो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखो रेलगाड़ी इसलिए करनी आसान है क्योंकि प्रश्न में जो पूछा है फॉर्मूला उसी का लगाओ। उसने कहा पहली रेलगाड़ी की लंबाई 130 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? जब पहली रेलगाड़ी की लंबाई दी है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है तो आप एक बात क्लियर हो गई कि लंबाई मतलब दूरी, लंबाई मतलब दूरी। जब दूरी पूछी है तो दूरी का फॉर्मूला है 4 गुणा समय। दूरी का फॉर्मूला है 4 गुणा समय। अब आते हैं चाल पे। वो कह रहे हैं एक ही दिशा में जब 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती हैं तो चालें घट जाती हैं, चालें घट जाती हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं 110 माइनस कितना? 90, यानी कि आपके पास चाल ले जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 और गुणा में आएगा समय। समय में बताया है कि कितने समय में पार कर गई? 54 सेकंड में। अब देखो ये वाली जो दूरी आएगी ना, ये आएगी ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2, इन दोनों की लंबाई का योग। 18 से काटेंगे 18 तिया
54। देखो 20 पंजे 100 और 100 गुणा 3 कितना 300। इसका मतलब ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की जो लंबाई है वो 300 है। और 300 में से यदि मैं ट्रेन 1 की लंबाई 130 मीटर जो है अगर उसे घटा देता हूं तो क्या दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी कितनी 170 मीटर। कितनी आ जाएगी दूसरी ट्रेन की लंबाई 170 मीटर। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आ गया है। देखो करना कुछ नहीं था, प्रश्न में रेलगाड़ी की लंबाई पूछी थी इसीलिए मैंने लंबाई का फॉर्मूला लगाया। लंबाई मतलब दूरी, दूरी मतलब चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। देखो अगला प्रश्न ये कह रहा है मोहन और सोहन ने एक संपत्ति में क्रमशः 3,000 रुपए और 4,000 रुपए का निवेश किया। अगर ये 3,000 रुपए और 4,000 रुपए लगा रहे हैं एक व्यापार में लगा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि प्रश्न बनाए साझेदारी का यानी पार्टनरशिप का। अब उसने कहा कि मोहन जो लगाता है मोहन लगाता है 3,000 रुपए और सोहन लगाता है कितने 4,000 रुपए। अब इसने 3,000 लगाए और आगे कह रहा है कि 6 महीने बाद सोहन निवेश की गई राशि को निकाल लेता है। अगर सोहन का पैसा 6 महीने तक रहा तो मोहन का पैसा तो पूरे व्यापार में रहा 12 महीने तक। ये कह रहे वर्ष के अंत में, देखो वर्ष के अंत में बोल दे या व्यापार के अंत में बोल दे, इन्हें 540 रुपए का लाभ हुआ। अब देखो बंटवारा इस 540 पे ही होना है। अगर मैं इन अनुपात में बनाता हूं तो प्रश्न हो जाना चाहिए। 3 दूनी 6, 4 से काटेंगे 4 तिया 12। क्या मतलब मोहन के नीचे तो 3 आ गया, सोहन के नीचे 2 आ गया, दोनों की वैल्यू 3 और 2 5 बन गई। आपसे पूछ क्या रहा है, उसने कहा कि मोहन द्वारा अर्जित लाभ कितना है, तो मोहन तो पहला वाला है। क्या था अर्जित लाभ कितना है 3, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 न जाने की 0, 5 अट्ठे 40, 108 की गुणा 3 में तो ये हो गया 8 तिया 24। इसका मतलब 324 रुपए, 324 रुपए। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आ गया है जो क्या है आपका आंसर है। डी आ गया है जो क्या है आपका आंसर है। करेंगे एक बार अगला प्रश्न। कह रहा है अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रोहन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। इसका मतलब प्रश्न है समय कार्य से, इस चैप्टर से समय और कार्य से। देखो उसने कहा कि एक व्यक्ति अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रोहन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है तथा जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है। इसका मतलब अंजलि जो है वो कॉमन है, अंजलि के सामने रोहन आ जाएगा और यहां अगला व्यक्ति कौन था जॉन। अब देखो अंजलि द्वारा लिया गया समय रोहन के द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। अंजलि अगर 4 समय लेती है तो रोहन कितना लेता है 1। और आगे कह रहा है जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है। क्या होता है अंजलि अगर 3 समय लेती है तो जॉन कितना लेता है 1। अनुपात समानुपात का सीधा रूल है कि जिस संख्या के आगे जगह खाली है उसे आगे बढ़ाना है। यहां 3 के आगे खाली दिख रही है तो यहां 3 को बढ़ा दो तो ये 3 बन जाएगा और ये 4 तिया 12 बन जाएगा और ये 4 एकम 4 बन जाएगा। अब देखो ये समय है, अगर समय से क्षमता को बदलना है तो इनका एलसीएम लेना होगा। समय का एलसीएम ले आओ, एलसीएम कितना बन गया 12, क्योंकि मैं प्रश्न को क्षमता पे बदल रहा हूं एफिशिएंसी पे। अब देखो 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 12 एकम 12 और 4 तिया 12, ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब ये कह रहा है तो पूरा कार्य करने में उन्हें 4 दिन लगते हैं यदि वे तीनों एक साथ कार्य करते हैं। अब एक बार बताओ तीनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता की गुणा कर दें ताकि ये पता चल जाए पूरा काम कितना है। भाई अगर पूरा काम निकालना हो क्षमता दी हो
तो क्षमता की गुणा कर देनी है। तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो गुणा में आ गया 8। यहां से ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना है पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है अकेले रॉन, अकेले रॉन। अब देखो रॉन कौन सा है, पहला, और रॉन की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, 4। अगर रॉन 4 क्षमता से काम करेगा तो इस काम को कितने दिन में कर देगा, 8 दिन में कर देगा। बस ये आपका आंसर है, 8 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर बी आ गया है, जो आप क्या है, आपका आंसर है। करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है, बट्टा में भी आता है, और मूल्य ह्रास में भी आता है प्रश्न। ठीक है, एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में घटकर 1,33,100 से 72,900 रुपए हो जाता है। मुझे बताओ था कितना। तो आपने कहा जी 1,33,100 रुपए था। ये हो कितना गया, तो हो गया 72,900। अब देखो समय 2 वर्ष है तो आप वर्गमूल निकालें, और अगर समय 3 वर्ष है तो आप क्यूब रूट निकालेंगे, यानी घनमूल। और घनमूल ऐसे नहीं निकालना, संख्या कटती है तो काट देना है। जैसे एक इसका क्यूब है 9 का, ये किसका क्यूब है 11 का। ये जो मैंने क्यूब रूट निकाला ये समय है, समय 3 वर्ष था इसीलिए मैं क्यूब रूट निकाल के लाया। अगर समय 2 वर्ष होता तो मैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालता। अब मुझे एक बार बताओ कि वैल्यू 9 से 11 हो रही है एक वर्ष में, भाई 9 से 11 हो रही है एक वर्ष में, तो कितने की कमी आ रही है, तो आप ये कह रहे हैं 2 की कमी आ रही है। कितने पे, 11 पे, और गुणा 100। अगर प्रतिशत पूछ रहे हो तो ये आ गई वैल्यू कितनी, 200/11। 11 का भाग करेंगे तो 11 एकम 11, बचेंगे कितने, 8। भाई 11 एकम 11, 9 बचेंगे, 90 हो जाएगा। और 11 की 90 में भाग करेंगे, 11 8 88, बचेंगे 2, तो यानी कि 18 से एक ही ऑप्शन है, 18.18, यानी कि 18.18 आ गया, जो क्या है आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आ गया है। देखो अगर समय 2 वर्ष हो तो आप स्क्वायर रूट निकालें, अगर समय 3 वर्ष हो तो आप क्यूब रूट निकालें। ठीक है ना, बस पेयर बनाने हैं। और कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करना है, संख्याओं को जैसे मैंने काटा है इस तरीके से काट के कंपेयर करनी है। चलो एक बार करेंगे 9वां प्रश्न। देखो 9वां प्रश्न, शंकु, बेलन, इनसे प्रश्न पेपर में थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं, और मैंने आपको स्पेशल कहा था कि इस तरीके के प्रश्न यदि पेपर में आते हैं तो इन पे आपको थोड़ा सा काम कर लेना है। ठीक है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, शंकु का आयतन क्या है। शंकु का आयतन रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान आपको दिया है, आर मतलब रेडियस, यानी कि त्रिज्या आपको कितनी दी है, 14, यानी कि 1/4 गुणा 1/4 गुणा ऊंचाई कितनी है 24। बस क्या करना है, संख्याओं को काट देना है। काटते हैं एक बार। देखो 7 दूनी 14, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, इसका मतलब 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 का 2, और 16 दूनी 32, 32 और 3 35, 352 में गुणा करनी है 14 की, यानी कि 14 दूनी 28, लास्ट में 8 आएगा, 14 दूनी 28, लास्ट में 8 आएगा। चलो 8 तो सारे तीन ऑप्शन ऐसे हैं, डी ऑप्शन तो गायब हो गया। 14 दूनी 28 का 8 हासिल के लिए कितने बने, 2। 14 पंजे 70 और 2 72, 72 का 2 हासिल के लिए कितने बने, 7। 14 तिया 42, 42 और 7 कितने, 49, यानी कि आंसर आ गया 4928। 4928 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आ गया है, 4928 सेंटीमीटर क्यूब। बस ये आपका आंसर है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो प्रश्न जल्दी से हो जाएगा, और फॉर्मूला तो भाई आप ही को याद करने हैं। देखो 10वां प्रश्न बहुत ही बेसिक प्रश्न है, इससे ज्यादा आसान प्रश्न ये मानो कि मिश्रण से नहीं बन सकता है। चैप्टर तो है मिश्रण, क्योंकि 624 लीटर 624 लीटर का मिश्रण है।
जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3 है। ठीक है, इस दूध और पानी का अनुपात 5:4 करने के लिए मिश्रण में कितना और पानी मिलाना होगा? देखो एक बार बताओ, दूध तो दोनों जगह बराबर ही है भाई, 5 यहां है 5 यहां है, तो पानी मिलाया गया तो पानी में 1 का परिवर्तन है। स्टार्टिंग की मात्रा बताइए 624, यहां से कितनी है, 5 और 3 8। अब मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ, 3 से बढ़कर 4 हुई है, या मैं कह सकता हूं मात्रा 8 से बढ़कर 9 हो गई। कितने का परिवर्तन है, 1 का, तो गुणा में आ जाएगा कितना, 1। बस काटेंगे 8 से, 8 सत्ते 56, बचे कितने, 6, 62 64 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, इसका मतलब 78 लीटर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आ गया है, जो आ गया है आपका आंसर है। अगर प्रश्न कम समझ में आता है तो वीडियो को फिर से चला के देखें, अगर जब भी समझ में ना आए तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और भाई वीडियो को शेयर करते रहें। अगला प्रश्न 11वां देखेंगे एक बार। लिख रहे एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 10,000 था, यानी कि आपको दे दिया एमआरपी कितना, 10,000 रुपए। दुकान मालिक ने 10% छूट की घोषणा की। मुझे बताओ कि 10% का बट्टा दे देगा तो वैल्यू क्या 90/100 रह जाएगी, दोनों जीरो गई, और 90 की गुणा 100 में करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 9,000। इसका मतलब 9,000 रुपए में बेचने की वो घोषणा करता है, लेकिन ग्राहक के और अधिक अनुरोध पर उसने नगद छूट देने के बाद उसे 8500 रुपए में बेच दिया, यानी कि उसे वो 8500 में मिल गई। मुझे बताओ 9,000 वाली वस्तु अगर 8500 में उसने दी है तो क्या दोबारा 500 का बट्टा दे गया वो? भाई दोबारा 500 का बट्टा मिला, और दोबारा का 500 का बट्टा ये होगा 9,000 पर, और गुणा 100। यहां से आपको ये पता चल जाएगी कितने प्रतिशत का बट्टा दिया है दोबारा। 3 0 1 2 3 0, 9 से काटेंगे 9 पंजे 45, दशमलव लगाएंगे 9 पंजे 45, 5.56% आ गया आंसर है। 5.56%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आ गया है, जो क्या है आपका आंसर है, क्योंकि दूसरा बट्टा एमआरपी पे दिया जाएगा, नई एमआरपी पर। चलो अगला देखेंगे 12वां प्रश्न। देख रहे एक विद्यालय प्रबंधक 40 दिनों में एक नया विद्यालय भवन बनाने का निर्णय करता है, यानी कि आपके पास जो दिन है वो कितने हैं, 40। वह शुरुआत में 100 आदमी और 35 दिनों बाद अन्य 100 आदमियों को नियुक्त करता है और निर्धारित समय के भीतर निर्माण पूरा करता है। मुझे बताओ कि जब 35 आदमी, सॉरी 100 आदमी 35 दिन तक काम करेंगे तो क्या ये 3500 काम कर देंगे? भाई 100 आदमी अगर 35 दिन तक काम करते हैं तो क्या ये 3500 काम कर देंगे? अब उसने क्या किया, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और काम पर लगा दिए, इसका मतलब काम पर व्यक्ति आ रहे हैं अब 200। काम 40 दिन में ही होना है, इसका मतलब बचा काम 5 दिन में हुआ होगा, तो 2 पंजे 10, इसका मतलब 1000 काम ये था, इसका मतलब पूरा काम 4500 था। देखो जितने दिन वो काम करते हैं उतने दिन काम कराना, उसके बाद यदि व्यक्ति बढ़ना है तो जोड़ देना, यदि व्यक्ति घट रहे हैं तो घटा देना, ठीक है ना। जैसे 100 व्यक्ति हो रहा है तो व्यक्ति मैंने लिखे 200, 200 की गुणा 5 में बस कंपेयर कर ली। मुझे बताओ एक काम बना है 4500, अब 4500 काम करने यदि 100 व्यक्ति नहीं आते, उसने कहा है कि यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाए होते तो विद्यालय भवन को कितने दिन के देरी से बनकर तैयार किया होता या तैयार होता। मुझे बताओ कि 4500 में दोबारा से 100 का भाग कर दें, दोनों जीरो गई, का मतलब दिन लगेंगे कितने, 45। 45 दिन लगे, जो काम 40 दिन में होना था अगर वो 45 दिन में हुआ है तो कितने दिन ज्यादा है, 5 दिन। कितने दिन ज्यादा है, 5 दिन। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया है। कितना आ गया, 5 दिन ज्यादा लगेंगे। अगर आपसे ये पूछ लेता कितने दिन लगेंगे पूरे काम को करने में तो 45 दिन लगेंगे,
ये प्रश्न भी आ सकता है, अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाएगा तो काम कितने दिन में होगा, तो काम होगा 45 दिन में। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां, बढ़िया प्रश्न है। एक व्यक्ति ने 2 कलमों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचा। मुझे बताओ कि जब एक 12 में बेची गई तो दूसरी भी 12 में गई होगी, कुल मिला के दोनों मिला के उसने 24 की बेची है। भाई दोनों मिला के कितने की बेच दी, 24 रुपए की। ये कह रहा है एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। तो मैं यहां ये निकालता हूं कि प्रतिशत में लाभ या हानि कितना है, और प्रतिशत लाभ हानि निकालने के लिए आपको क्या करना है, सदाबहार लगाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सदाबहार फॉर्मूला कहता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। प्लस चिन्ह जब लेना है जब वृद्धि हो, और माइनस चिन्ह जब लेना है जब कमी हो। उसने कहा पहली वस्तु 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु 20% हानि पर, प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 20 बटे 100। इस 20 से वाला 20 गया, ये दोनों जीरो गई। देखो 4% का मतलब रहता है 1/25, कमी हुई है तो कितना, 24/25। अब एक बार बताओ, विक्रय मूल्य 24 है और मुझे क्रय मूल्य निकालना है, तो नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य रहता है, ऊपर वाला हमेशा विक्रय मूल्य रहता है। तो संख्या को पलटे दे रहे हैं, 25/24। इस वाली संख्या से कंपेयर कर रहे हैं यहां पे, इस वाले 24 से 24 गया, तो विक्रय मूल्य 24 था और क्रय मूल्य 25 था। 25 वाली अगर वस्तु आप 24 में बेचते हैं तो एक बात स्पष्ट है कि आपको हानि हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी कितने रुपए की, 1 रुपए की। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो क्या है आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आ गया, जो क्या है आपका आंसर है। 1 रुपए की आपको हानि हुई है क्योंकि आपने 25 का खरीदा था और 24 रुपए में आपने बेच दिया है। देखेंगे अगला प्रश्न 14वां। ठीक है, एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात 8:11:6 है। 8:11:6 है। 8 है मतलब 800 मान सकते हैं, 11 है मतलब 1100 मान सकते हैं, 6 मतलब 600 मान सकते हैं। यदि इन वस्तुओं की कीमत में 10%, 20% और 30% की वृद्धि होती है, मुझे बताओ 800 का 10% कितना, 80। 1100 का 20%, 1100 गुणा 20/100 लिखेंगे तो 11 दूनी 22, ये कितना आ जाएगा, 220। और 600 का 30%, तो 6×18 180 आ गया। ये आपकी वृद्धि है, कहीं कमी तो है ही नहीं, सभी जगह वृद्धि है। तो कह रहा है तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी। देखो 220 और 80 कितना, 300, 300 100 400, इसका मतलब आपको वृद्धि मिल रही है 480 की, वृद्धि मिल रही है 480 की। कितने पे, तो 8 और 11 19, 19 और 6 2500 पे, और गुणा में 100। इन वाली 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे, 5 नाम 45, बचा कितना, 5 नाम 45, 3 बचेंगे और 5 छिक्के 30, 5 एकम 5, बचा कितना 4, 46 हुआ, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, यानी कि 19.2% आ गया, 19.2%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आ गया है, जो क्या है आपका आंसर है। देखो जितने जितने की वृद्धि थी मैंने उतना ही निकाला है और टोटल वैल्यू नीचे रख दी और बस कंपेयर 100 से कर लाया, क्योंकि वो आपसे प्रतिशत में पूछ रहा है। 15वां प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। कह रहा है 12,000 रुपए 10% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 15,972 हो जाते हैं।
तो अवधि ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे समय पूछ ले तो केवल सॉल्यूशन दर का कर लाओ। दर का मतलब 10%, मतलब 1/10। चक्रवर्ती ब्याज है तो मतलब 11/10। अब एक बात क्लियर है कि जो बराबर वाली वैल्यू होगी वो 11/10 में टूटेगी, 11/10 में। बड़ी वैल्यू तो आप ऊपर लिखेंगे 15,972/12,000। अगर वैल्यू 11/10 में टूटने वाली है तो आपको नीचे वाली क्लियर है 12 से कटेगी, और अगर 12 से कट रही है तो 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 0 0 0, 12 एकम 12 बचे कितनी 3, 39 हुआ, 12 तिया 36 और 12 तिया 36 और 12 एकम 12। मुझे बताओ क्या ऊपर वाली संख्या 11 का क्यूब है और नीचे वाली संख्या 10 का क्यूब है, और ये 11/10 का क्यूब बनी, इसका मतलब समय कितना है 3 वर्ष। समय कितना हो गया 3 वर्ष। अगर स्क्वायर बने संख्या तो 2 वर्ष, और अगर क्यूब बने तो समय 3 वर्ष होगा। देखेंगे 16वां प्रश्न। देख रहे समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। वे 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? लंबाई का मतलब है वो आपसे पूछ रहा है दूरी। लंबाई का मतलब है दूरी, और दूरी का फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब देखो चाल, देखो समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो क्या इनकी चालें जुड़ जाएंगी? अगर इनकी चाल जुड़ी तो 90 और 54 कितने 144 मीटर पर सेकंड बना रहे, तो 5/18। समय कितना है? तो 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर गई। 18 से काटेंगे, 18 मट्टे 144, 8 पंजे 40 गुणा 12, 12 चौक 48। इसका मतलब अभी आपको इसी वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि जब भी इस तरीके से प्रश्न आते हैं और आपसे लंबाई निकाली जाए तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जुड़ जाती है, चाहे वो समान दिशा में चले चाहे वो विपरीत दिशा में चले। इसका मतलब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी 480। अब उसने कहा दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर है, तो बराबर है तो 2 का भाग कर दो। इसका मतलब प्रत्येक रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है भाई? 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। इसका मतलब प्रत्येक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी है, जो क्या है आपका आंसर है। 17वां प्रश्न। फिलहाल के एग्जाम देखते हुए तो ये मानो कि इंपोर्टेंट टाइप है। मध्य अनुपाती पूछे, तृतीय अनुपाती पूछे, द्वितीय अनुपाती पूछे, चतुर्थ पूछे या प्रथम पूछे, क्योंकि मध्यानुपाती या द्वितीय अनुपाती एक ही बात है। अब एक बात बताओ मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या है? तो आपको पता है √AB। √A का मान कितना है 0.75। B का मान कितना है तो 3। देखो दशमलव हटाएंगे नीचे 100 बनेगा और √ यहां आ जाएगा। 75 तिया 225/100। 225 है 15 का वर्ग और 100 है 10 का वर्ग। 10 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.5 आ जाएगा, जो क्या है आपका आंसर है 1.5। ऑप्शन नंबर सी आ गया है, जो क्या है आपका आंसर है। देखेंगे 18वां प्रश्न। देख रहे हैं चावल की कीमत में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति 250 रुपए में 22 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम है, तो चावल का वास्तविक मूल्य है। देखो वास्तविक का मतलब है पुराना मूल्य। याद रखना वास्तविक कह दे या पुराना मूल्य कह दे एक ही बात है। जब भी आप ऐसे प्रश्न में पुराना मूल्य निकालें तो आप लगाएंगे रुपए बटे दर, क्योंकि जब आप कोई सामान लेने जाते हैं और आपसे कोई रास्ते में पूछता है कि आप किस रेट से लेके आए, जैसे मानो आप 5 किलो सेब लाए और 1000 रुपए के, और रास्ते में कोई मिला तो वो आपसे पूछने लगा कि आप किस रेट से लेके आए हैं, तो आप ये थोड़ी बताएंगे 1000 के 5 किलो, आप ये बताएंगे 200 रुपए प्रति किलोग्राम। आपने पहले बोला है रुपए और फिर बोला है किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब है दर गुणा प्रतिशत। प्रतिशत रखना कैसे है उस बात पे आते हैं। जैसे इसने कहा 10% की कमी,
10% मतलब 1/10, कमी है तो 9/10। अगर वृद्धि होती तो मैं जोड़ के लिखता, कमी है तो मैंने घटा के लिखा है। रुपए कितने हैं, तो रुपए हैं 250। दर कितनी है, तो 22 किलोग्राम। प्रतिशत की वैल्यू कितनी है, तो उसने कहा चावल की वास्तविक कीमत कितनी है। चावल की वास्तविक कीमत, वास्तविक का मतलब है देखो जब आपसे नया मूल्य पूछे तो नीचे वाली संख्या का भाग करना, जब आपसे वास्तविक कीमत या पुराना मूल्य पूछ ले तो नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या का भाग कर देना। 2 से काट रहे हैं 11 बार, 2 से काट रहे हैं 125 बार, तो बन गया 125/99। 99 का भाग करेंगे, 99 कम 99 बचेंगे कितने, 26। दशमलव लगाएंगे 0, 99 दूनी यानी कि 1.99 दूनी 198, 1.2 आएगा, 1.2, 1.2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आ गया, जो क्या है आपका आंसर है। 19वां प्रश्न देखो, बढ़िया प्रश्न है 19वां। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 32 और 192 है। 32 और 192 है। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या 64 हो तो मैं निकाल सकता हूं दूसरी संख्या क्या होगी। 32 दूनी 64 और 2 से काटेंगे 96 बार, इसका मतलब दूसरी संख्या 96 आ गई। आपसे कह रहा है इनका अंतर क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं दूसरी संख्या 96, पहली संख्या कितनी 64, तो 6 में से 4 गए 2, केवल एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आ गया, यानी कि इनका अंतर कितने का है, 32 का है, जो क्या है आपका आंसर है। देखेंगे लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। ठीक है, दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, इसका मतलब मैं इसे लिख देता हूं ए अनुपात बी कितना है, 5:7। ठीक है, प्रत्येक संख्या में से 40 घटाया जाता है। अब देखो परिवर्तन प्रत्येक में है तो आप यही लिख दें -40, तो नया अनुपात कितना बन जाता है, 17:27 बन जाता है। मुझे बताओ क्या इनका अंतर बराबर है, नहीं है ना, तो आपको काम है कि इन अंतर को बराबर करना है। देखो यहां तो अंतर है 10 का और यहां अंतर है 2 का, तो अगर अंतर बराबर करना है तो मैं ऐसा करता हूं 5 की गुणा ऊपर करे दे रहा हूं ताकि इनका भी अंतर 10 हो पाए। जब मैं 5 की गुणा ऊपर करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। मुझे बताओ 35 से 27 जाने के लिए कितने की कमी आई, 8 की। भाई 35 से 27 जाने के लिए कितने की कमी आ गई, 8 की। आपसे पूछ क्या रहा है तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, मुझे बताओ अंतर क्या, मैं 10 का लेके चल रहा हूं, 10 का लेके चल रहा हूं तो गुणा में 10 आएगा, 8 पंजे 40, तो 10 पंजे 50। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया है। अगर ये संख्या पूछ लेता तो जो 5 बार कटी है 5 की गुणा हो जाती, यहां दोनों जगह बस आंसर आ जाता। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें बढ़िया से समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो बढ़िया से समझ में आ रही है और आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख के जरूर जाएं, ताकि हमें भी पता रहे कि कितने स्टूडेंट है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में इसी मेहनत के साथ।